यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के हमले जारी हैं और इन सबके बीच आरजेडी की भी एंट्री हो गई और योगी सरकार पर हमला बोला। और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि योगी की अगुवाई में यूपी में राक्षस राज स्थापित हो चुका है। पुलिस खुद अपराधियों से भी अधिक अपराधी हो चुकी है। जाति विशेष के दुर्दांत सर्टिफाइड अपराधी जिनके ऊपर अनगिनत मुकदमे हैं, उन्हें छोड़कर ये वर्दीधारी गुंडे चीलम वाले फर्जी ढोंगी की अगुवाई में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को मार रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा, ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फिल फॉर्म कुछ और भी बनाया है, क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। इधर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। योगी के बाद बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और प्रदेश में दिन पर दिन आपराधिक घटनाओं में इजाफे का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुषुप्त अवस्था में हैं। प्रदेश में बेलगाम अपराध और ध्वस्त विधि व्यवस्था के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की सत्ता प्रायोजित पूर्व नियोजित हत्याएं हो रही हैं। लेकिन किसी पुलिस अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई या तबादला करने की बजाय अपराध वाले क्षेत्रों में ही उन्हें लंबी अवधि तक पोस्टिंग दी जा रही है। नीतीश कुमार की पुलिस अपराध की रोकथाम में नहीं बल्कि शराबबंदी के नाम पर धन शोधन में व्यस्त है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक डेटा भी शेयर किया जिसमें पटना में हुई घटनाओं को दिखाया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हत्याओं की ये घटनाएं सिर्फ पटना शहर के पुलिस के आंकड़े हैं, लेकिन सच्चाई इससे भी कई गुना भयावह है। तेजस्वी यादव ने इन आंकड़ों को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की डबल इंजन सरकार को घेरा और दावा किया कि नीतीश कुमार बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने में विफल रहे। इधर यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सियासी जंग तेज हो गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एसपी से गठबंधन टूटने पर बड़ा खुलासा किया और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बुकलेट जारी करके बीएसपी कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने की वजह बता दी और अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। बीएसपी की बुकलेट के मुताबिक 2019 में एसपी की पुरानी गलतियों को भुलाकर गठबंधन किया, लेकिन जब चुनाव के नतीजों में बीएसपी को 10 और एसपी को 5 सीटें मिली, इसके बाद अखिलेश यादव ने बीएसपी से संबंध बनाए रखना तो दूर बीएसपी प्रमुख का फोन तक उठाना बंद कर दिया। इधर मायावती के आरोपों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने बताया कि जब गठबंधन टूटा तब वे आजमगढ़ में थे। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कुर्क की गई करोड़ों की जमीन पर जल्द ही गरीबों के लिए आशियाना बनकर तैयार होगा। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और ये प्रक्रिया पूरी होते ही प्रयागराज के एयरपोर्ट क्षेत्र में माफिया की कुर्क संपत्ति को विकास प्राधिकरण अपने अधीन लेकर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाएगा। हम उसी संपत्ति पर हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के नाम राजस्व अभिलेखों में ये संपत्ति है। करीब 2 साल पहले गैंगस्टर के तहत प्रयागराज पुलिस ने इसको कुर्क किया था। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट क्षेत्र में कुर्क की गई जमीन करीब 12,000 वर्ग मीटर है, जिस पर गरीबों के लिए 2,000 से ज्यादा फ्लैट और महिला संरक्षण गृह बनाने की तैयारी है। पीडी ने खाली कराई और उसको कुर्क किया गया, कुर्क करके गवर्नमेंट में उसको निहित किया गया। उस पर हम लोग गरीबों के आशियाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग चल रही है। इससे पहले प्रयागराज के लूकरगंज में माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त हुई प्रॉपर्टी पर विकास प्राधिकरण ने 76 फ्लैट बनाकर गरीबों को करीब 3.5 लाख रुपए में आवंटित किया था।
और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 90 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन टिकट न मिलने से बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता रामविलास शर्मा ने नामांकन का ऐलान कर दिया और पर्चा भरने के दौरान बीजेपी के ही तमाम नेता वहां नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन उनके समर्थन में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता खड़े नजर आए। रामविलास जी इस पार्टी के भीषम पिता में और वो पार्टी के साथ जैसे भीषम पिता में हस्तिनापुर से बंधे हुए वैसे रामविलास जी भी पार्टी से बंधे हुए। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस की मुश्किल भी बढ़ गई है। आप भी अपने उम्मीदवार कांग्रेस के सामने खड़ा कर रही है और इस बीच कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला ने अपना नामांकन किया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जुलाना विधानसभा सीट राजनीति का दंगल बन गया है। यहां से कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलिंग खिलाड़ी कविता दलाल को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद यहां की लड़ाई और दिलचस्प हो गई। आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने के बाद कविता अपने क्षेत्र में प्रचार भी करने लगी। कविता दलाल एक प्रोफेशनल WWE रेसलर रही हैं और भारत की तरफ से WWE रिंग में उतरने वाली पहली महिला रेसलर हैं। कविता 2017 से 2021 तक WWE का हिस्सा रही। अप्रैल 2022 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। कविता का जन्म हरियाणा के जींद जिले के मालवी गांव में हुआ था, जो कि जुलाना में ही आता है। और दंगल की दुनिया में कविता दलाल की पहचान कविता देवी के नाम से है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मुकाबले जीतकर भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। कविता दलाल WWE के रिंग में भारतीय परिधान सलवार सूट पहनकर उतरा करती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी सुर्खियां मिली। हरियाणा के बाद बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जहां अब चुनावी माहौल में नया मोड़ आ गया। इंजीनियर रशीद की करीब 5 साल बाद घाटी में वापसी हुई, जिससे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कैंप में खलबली मच गई। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद श्रीनगर पहुंचकर भावुक हो गए। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां मौजूद थे। कार से निकलकर इंजीनियर रशीद ने कश्मीर की धरती पर सर रखकर सजदा किया और धरती को चूमा। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने धरती को चूमा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कश्मीर के आवाम के लिए है। साथ ही उमर और महबूबा पर निशाना साधा। मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसी लिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट PDP and MC। दरअसल इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे और जेल से ही उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था। इंजीनियर रशीद ने बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को करीब 2 लाख वोटों से हराया था। कोर्ट ने उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी है, जिसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल खड़े किए और इंजीनियर रशीद की रिहाई को उमर अब्दुल्ला के खिलाफ साजिश बताया। ये क्या गेम चल रही है? ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। विधानसभा चुनाव के प्रचार मैदान में इंजीनियर रशीद के उतरने से घाटी में उनके समर्थकों में उत्साह है। बारामूला में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस रैली में युवाओं की भारी तादाद देखने को मिली और जैसे ही इंजीनियर रशीद मंच पर पहुंचे, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और जोरदार नारे लगाए गए। जिस तरह से इंजीनियर रशीद की रैली में भीड़ पहुंची, उससे अब ये कयास लगाए जाने लगे कि उनके आने से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अब्दुल्लाज और मुफ्तीज को टक्कर देने के लिए जो है AIP कहीं न कहीं सरफेस हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर घाटी की जनता भी अब अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार से मुक्ति पाना चाहती है। हमने देखा है 70 साल NC PDP PC ने क्या बोला, यहाँ पे आगे क्या किया है, कौन सी डेवलपमेंट किया है, कौन से वादे किए हैं कश्मीरों के साथ। हम अब तक उसको साथ देंगे क्योंकि हमने उनको भी मौका दिया था। बार बार मौका एक ही को नहीं देंगे हम, न NC को मौका देंगे न अब PDP को मौका। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, क्या वो उसे विधानसभा चुनाव में भी दोहरा पाएंगे। कर्नाटक के मांड्या जिले के नगमंगला में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। कुछ लोग गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे। आरोप है कि तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पथराव कर दिया।
जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए। दो समुदायों के बीच हुआ ये टकराव कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि वहां तोड़फोड़ शुरू हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग बाइक शोरूम में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। तोड़फोड़ के बाद बाइक शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों और दुकानों को भी फूंक दिया गया। हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की। इस बीच अन्य जिलों में अतिरिक्त फोर्स को भी बुला लिया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। And now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. Nothing to worry now. Senior officers are camping there, and we have sent additional force. There should not be any further trouble. हालांकि इलाके में फिलहाल शांति का माहौल है, लेकिन एहतियात के तौर पर 14 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से भड़के व्यापारी आज फिर सड़कों पर उतरे। साथ ही विरोध जताते हुए शिमला में व्यापारियों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखी और मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। व्यापार मंडल ने कल प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। व्यापार मंडल के व्यापारियों ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों की तादाद में व्यापारी शामिल हुए, जिनमें महिलाएं भी थीं। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द अवैध निर्माण को गिराने की मांग की। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इन्होंने मांग की थी, लेकिन इन्हें अनुमति नहीं दी गई। अब व्यापारी जितने भी मंडल है इसके विरोध में जो लाठीचार्ज कर हुआ है, आज ये बड़ा एक प्रदर्शन आज भी निकाल रहे हैं। साथ ही व्यापारियों ने जल्द ही मस्जिद पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस बीच संजौली मस्जिद के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और मस्जिद का विवादित हिस्सा खुद ही गिराने की बात कही, जिसके लिए संजौली मस्जिद की ओर से एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में मस्जिद के मौलवी के साथ मुस्लिम समुदाय के कई दूसरे लोग भी मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त को एक ज्ञापन दिया और मस्जिद के उस हिस्से को सील करने की मांग की जिसे अवैध बताया जा रहा है। ये चाहते हैं कि यह शांति और भाईचारा कायम रहे और इसके लिए इन्होंने निवेदन किया है कि जो अवैध जो बिल्डिंग का जो अवैध निर्माण कहा जा रहा है उस पोर्शन को आप सील कर दें और बाकी जो कोर्ट का फैसले का हम सम्मान करते हैं, ये इन्होंने कहा है। और जो भी आप तोड़ने के या हटाने के या जो भी आदेश देते हैं हमें मान्य होगा। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने कहा कि वो नगर निगम के सभी फैसलों का सम्मान करेंगे ताकि प्रदेश में भाईचारा और शांति कायम रहे। हमने इस पेश की है कि जो अनलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ है हम खुद ही इसको डिमोलाइज करें, हमें इसकी परमिशन दी जाए और इसलिए दी, हमें किसी का प्रेशर नहीं है। साथ ही मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को राजनीतिक तूल नहीं देने की अपील की। तो एक तरफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली की अवैध मस्जिद पर संग्राम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मंडी में अवैध मस्जिद के एक हिस्से को ढहा दिया गया। सबसे खास बात ये रही कि खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अवैध मस्जिद के हिस्से को हथौड़े से गिरा दिया। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग की जमीन पर इस मस्जिद को बनाया गया था। पिछले दिनों अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मंडी में भी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया। इस दौरान पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। दरअसल हिमाचल में संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को गिराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। वहीं पिछले दिनों मंडी में भी अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे और हिंदू संगठनों ने शहर में रोष रैली निकाली थी। यूपी के बिजनौर में आरोप है कि एक होटल में काफी दिनों से लोगों को गोमांस परोसा जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उस होटल पर छापा मारा और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने उस होटल से करीब 25 किलो कच्चा मांस बरामद कर लिया। जांच के दौरान गोमांस होने की पुष्टि की गई, जिसके बाद पुलिस ने उस दुकान को सील कर दिया। साथ ही पुलिस ने होटल संचालक और एक कर्मचारी से पूछताछ की, जिसमें दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ताजिम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जहां उनके द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर जो इनको मांस की सप्लाई करता है उसके साथ मिलकर यह कारोबार करना बताया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को होटल में गोमांस बेचे जाने की शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस होटल में छापा मारा।
फिलहाल पुलिस गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई। साथ ही गोमांस सप्लाई करने वाले शख्स की तलाश तेज कर दी। जी न्यूज़।